और हम कहां तक इसको समझ चुके हैं, कहां तक ये चीज हमको समझ में आ चुकी है, कहां तक ये चीज हमारे लिए वैलिड है। और हमने ये सीखा कि काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास एसएचएम के अंदर है, द काइनेटिक एनर्जी इन द एसएचएम, द काइनेटिक एनर्जी इन द एसएचएम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हाफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा इनटू टी। अब बहुत सारी चीजें हैं, कई बार टीचर ओमेगा को 2 पाई/टी भी लिख सकता है, 2 पाई/एफ भी लिख सकता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सपोज कि इफ समबडी सेज, कोई टीचर मुझे ये बोल देता है कि अगर मैं ओमेगा को यहाँ पर 2 पाई/टी लिख दूं या फिर 2 पाई/एफ लिख दूं, अब ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? ये डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी, याद रखना ये डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है, ये इससे डबल होती है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दो फॉर्मूले और डेवलप हो जाएंगे। लेकिन आज हम इस पॉइंट से आगे की तरफ को निकलते हैं और हम सबसे पहले देखते हैं द काइनेटिक एनर्जी as a function of the distance, the kinetic energy as the function of the distance। हमारे पास ये फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कैसे निकलेगा, या सिंपल डिस्टेंस बिना निकालें पोजीशन निकालें। हमें पता है कि एसएचएम में पार्टिकल अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग स्पीड गेन करता है, और ये स्पीड आपके पास क्या होती है? ओमेगा अंडर रूट ऑफ मेरे पास ए स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर, जहां पर एक्स उस पार्टिकल की पोजीशन है फ्रॉम द मेन पोजीशन। एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का सबसे पुराना फॉर्मूला जो किसी छोटे बच्चे को भी पता होगा, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वेयर, यानी कि इसका स्क्वेयर कर देंगे तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वेयर, और रूट का स्क्वेयर कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वेयर। तो ये मुझे यहाँ पर बात पता लगती है, और यहाँ से भी मुझे वही बातें पता लगेंगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या? मीन आपके पास एक्सट्रीम 1 और मेरे पास यहाँ पर एक्सट्रीम 2। मीन का मतलब x इज इक्वल टू 0, एक्सट्रीम x इज इक्वल टू मेरे पास प्लस ऑफ a, एंड दूसरा एक्सट्रीम x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a। अगर मैं वैल्यू डालता हूं तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर और x स्क्वायर। गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? x की वैल्यू 0 है, तो ये गायब हो गया तो क्या बन गया? a स्क्वायर। एक्सट्रीम a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ए डाल दो चाहे माइनस ए डाल दो, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 होती है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 होता है। तो मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे तो होगी 0, और आपके सेंट्रल पॉइंट पे मेन पोजीशन पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो कल को अगर कोई भी टीचर बोलता है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू, तो हम क्या बोल देते कि भैया ये हमारे पास है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर मैक्सिमम। बहुत आराम से बच्चे हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर कोई टीचर अब मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है, अब देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या, क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास? क्वेश्चन मुझे यहाँ पे टीचर ये पूछता है फाइंड द पोजीशन और फाइंड द लोकेशंस, फाइंड द लोकेशन, मुझे एक ऐसी लोकेशन बतानी वेयर जहां पर काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम, हाफ ऑफ द मैक्सिमम, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो अब टीचर क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? वो बोल रहा है कि मुझे x की वो वैल्यू बताओ जहां पर जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो मैक्सिमम की आपके पास हाफ हो जाए। तो अब बताओ इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? मैं समझाता हूँ। सॉल्यूशन, काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन x इज गिवन बाय हाफ इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। गिवन दैट, ये भी गिवन है कि इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? तो आप बोलोगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। चलिए वैल्यू डाल देते हैं। अगर इसकी वैल्यू मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देयरफॉर
Therefore, we can write down 1/4 2 into 2 m into omega square a square. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे हाफ इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वेयर a स्क्वेयर माइनस x का स्क्वेयर। तो मेरे पास m ओमेगा स्क्वेयर कैंसिल 2, ये आपके पास कैंसिल। सो मेरे पास हाफ इंटू a स्क्वेयर is equal to a square minus of x square. Therefore, यहाँ पर मेरे पास x square की वैल्यू किसके बराबर आ गई? तो a square माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2, और इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वेयर बाई 2 ही बचेगा। फुल में से हाफ निकल गया तो हाफ ही बचेगा। और मैं अगर रूट ले लेता हूं दोनों साइड्स का रूट ले लेता हूं तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यों? क्योंकि ये मेन पोजीशन के राइट पे प्लस ए कि आपके पास प्लस की कंडीशन आएगी और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव की कंडीशन। तो प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट। तो इसका मतलब अगर ये कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो मीन ये हमारे पास एक्सट्रीम और ये दूसरा एक्सट्रीम। तो हमारे पास मीन और एक्सट्रीम के बीच में अगर कोई डिस्टेंस आता है a बाई रूट 2 प्लस का, a बाई रूट 2 माइनस का, तो यहाँ पर एग्जैक्टली मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की हाफ हो जाएगी। मैक्सिमम कहां पर होगी? मीन पे, और यहाँ पर आते आते हाफ हो जाएगी। अब क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? टीचर आपको बोलेगा फाइंड द लोकेशन वेयर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/3 of the maximum, 1/4 of the maximum, 1/8 of the maximum। तो आप अब इस लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो। आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, सिंपल फॉर्मूला डालना है और आपके पास आंसर आ जाए। कोई बच्चा जिसको इस फॉर्मूले में दिक्कत है पूछ सकता है, कोई बच्चा जो इस फॉर्मूले को दोबारा से समझना चाहता है पूछ सकता है, और अगर नहीं तो हम आगे चलते हैं। क्या लगता है कि हो जाएगा ये वाली चीज? आपको क्लियर है ये वाली चीज? हाँ या ना? क्लियर है? चले आगे की तरफ। सो हमारे पास यहाँ पर अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे अगर हम चलने की कोशिश करें तो मुझे यहाँ पर क्या चीज पता लगती है? तो मेरे पास अब आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। सो नाउ वी डिस्कस द पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम करेंगे। पर क्यों? बच्चा बोलता है सर व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन। देखिए हमारे पास मोशन आपके पास कब वापस आता है? कोई भी बॉडी जो आप जमीन से ऊपर फेंकते हो वो वापस कब आती है? वो वापस कब आती है? जब वो बॉडी काइनेटिक एनर्जी को खत्म करके पोटेंशियल एनर्जी गेन कर जाता है, और वही पोटेंशियल दोबारा काइनेटिक बनती है तो वापस आती है। बॉल वापस आती है। ऊपर जाकर वापस क्यों आई? तो बोलते हो कि इसको ऊपर जब फेंका तो ग्रेविटी ने इसकी मोशन को अपोज किया, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी तो सारी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। तो कुछ हमारे पास यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो हमारे पास एसएचएम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आने की वजह क्या है? क्योंकि पहले हम वजह ढूंढेंगे कि भैया ऐसा क्यों है इसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। So we know that, देखिए अब ये हमें यकीन होना चाहिए कि we know that in SHM हमारे पास एक SHM के अंदर in SHM अब आप कह सकते हो बच्चा हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग और ये लीनियर फोर्स है। रिस्टोरिंग और लीनियर फोर्स acts continuously on the body towards main position, towards main position। ये हमेशा मेन पोजीशन की तरफ को काम करती है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। जैसे ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट पे कहाँ की तरफ को काम करती है? नीचे की तरफ को। इसी वजह से तो वो ऊपर वाली मोशन को अपोज करती है, और जब आप इस फोर्स के अगेंस्ट काम करते हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हो, तो आपको पोटेंशियल मिलती है। और जो पोटेंशियल है वो किसकी एक्सपेंस पे मिलती है? तो आप बोलते हो काइनेटिक के एक्सपेंस पे। काइनेटिक खत्म होगी तो पोटेंशियल मिलेगी। कुछ ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है। हमारे पास यहाँ पर दिस वेरिएबल फोर्स, अब ये फोर्स वेरिएबल है, दिस वेरिएबल फोर्स
ये जो बच्चा हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, नाउ दिस वेरिएबल फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये देखो माइनस साइन है, आपके पास x ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, opposite to the displacement from the mean position, displacement from mean position, and therefore mean position, and therefore अब ध्यान से समझो, and therefore the work done against this force, against this variable force, against this force develops, या फिर बच्चे स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी इन दी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मेरे पास यहाँ पर ये मीन पोजीशन है, ये मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। 1 2 आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको 1 2 2 1। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। चीजों को जर्नल करने के लिए मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पार्टिकल को यहाँ पर लेके आया x डिस्टेंस पे, तो क्या हुआ, एक फोर्स इसके मोशन को अपोज करेगी, और ये फोर्स नेगेटिव साइन ये बता रहे कि इसके मोशन को अपोज करेगी। लेकिन बच्चे हम इसको आगे खींचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये बॉडी आगे की तरफ को जाए, और सपोज ये बॉडी रुकती नहीं है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये dx डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है, तो ये अपने आप आगे कैसे चलेगी, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी किसने दी, मीन पोजीशन पे थी इसके पास, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, वो एक तरीके से वही काइनेटिक एनर्जी को हम धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल में। और ऐसा क्यों हो रहा है, काइनेटिक क्या दिमाग खराब है, बिल्कुल उसका दिमाग खराब है, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई फोर्स काम कर रही है, वो फोर्स इसकी मोशन को अपोज कर रही है, तो वो काइनेटिक एनर्जी अपने स्वरूप को चेंज करके अपने आप को एक न्यू वेरिएंट में कन्वर्ट कर रही है, और यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में जा रही है। तो ये मेरे पास फोर्स इसकी मोशन को अपोज की है, आप आगे जाना चाहते हो, तो हमारे पास यहाँ पर देयरफॉर वर्क डन क्या आ जाएगा, तो वर्क डन, अब वर्क पावर एनर्जी में क्या आता है, अगर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन क्या हो जाता है, तो वर्क डन आ जाता है F dx, और यहाँ पर फोर्स पीछे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट आप आगे लेके जा रहे हो, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री आ गया। cos 180 -1, फोर्स है माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पर -1 आ गया, ये माइनस 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 प्लस, x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x²/2, तो अब सीधा आप लिख सकते हो हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर। आल्सो, अब ये देखिए बच्चे, आल्सो मेरे पास k/m, जो k/m है, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। सो बताओ k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, m इंटू ओमेगा स्क्वायर, मैं वैल्यू डाल देता हूँ, एंड देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस x, अब ये x डिस्टेंस पे ये किसके बराबर है, हाफ इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी पोटेंशियल एनर्जी x की पावर 2 पे डिपेंड कर रही है। और हमारे पास यहाँ पर ये बात हमको पता पहले भी लग चुकी है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, वो बच्चा अब आपके पास डिस्टेंस पे कैसे, वो भी x² पे डिपेंड कर रही है, फर्क सिर्फ है उसके आगे एक छोटा सा फैक्टर और आ रखा है, a² - x²। अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, आपके पास काइनेटिक एनर्जी में से एक टर्म माइनस हो रही है, जरा सोच के देखो कौन सी टर्म माइनस हो रही है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, किसी भी x डिस्टेंस पे देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होती है, कोई बच्चा बताए, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको जरा डिकोड करके देखिए कोई बच्चा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बताओ x डिस्टेंस पे जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर है, मैक्सिमम काइनेटिक मैक्सिमम माइनस पोटेंशियल, एग्जैक्टली पोटेंशियल नहीं, इसमें से जो सब्ट्रैक्ट हुई, इसमें से जो एनर्जी कम हुई, जो एनर्जी इतनी कम होके मिली ना उसके अंदर से, हाँ या ना, जो आप बोलोगे ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम में से इतनी कम होगी, तो वो कम हुई एनर्जी क्या बन गई है, पोटेंशियल एनर्जी।
आई बात कुछ समझ में? नहीं, यहाँ से मतलब जो एनर्जी का लॉस हुआ वही लॉस टेक्निकली आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ या ना? मेरी बात को समझ पा रहे? क्लियर है ये वाली एक मिनट बात? सर, एक मिनट, अगर सर अगर इस केस में देखेंगे फिर तो वो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई ना, फिर तो पोटेंशियल एनर्जी वो हुई जो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर हुई। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि इस टोटल एनर्जी अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो तो टेक्निकली मीन पोजीशन से जब आप x डिस्टेंस पे पहुंचे तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू थी उसमें से कुछ कमी हुई, और वही कमी आगे चल के किस में कन्वर्ट हो चुकी है बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि टोटल एनर्जी का कभी भी लॉस नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे। कैसे? अगर मैं यहां पर x को 0 कर देता हूं तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। और अगर मैं x को प्लस माइनस a एक्सट्रीम पे चला जाऊं तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बोलो शाबाश। तो मैक्सिमम हो जाएगी हाफ इंटू m इंटू आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। कुछ अब समझ पा रहे हो? आपके मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या? आपके मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और यहाँ पर आपके पोटेंशियल 0 है। आपके एक्सट्रीम पे क्या? एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी है वही पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, और फिर बाद में यही पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चे? काइनेटिक के अंदर। और ये एनर्जी एक दूसरे के अंदर चेंज होती रहती है। कुछ बात समझ में आई, हाँ या ना? कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बताओ मतलब जो जो पोटेंशियल एनर्जी है जो हमारे मतलब एक्सट्रीम पॉइंट से उस पे ज्यादा होगी। क्या मतलब बच्चे? सर जैसे एक हमारी जैसे मीन पोजीशन एक एक्सट्रीम पोजीशन है सर, सर एक्सट्रीम पोजीशन पे सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी ना फिर। मैक्सिमम होगी। और बच्चे मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मीन पे 0 होगी, और मीन पे मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पे 0 होगी। इंटर कन्वर्ट हो रही है, यानी कि यही एनर्जी एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो हमारे पास किसी भी एक्स पॉइंट पर, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब जब ये चीज आ जाती है तो हम एक पॉइंट और करके फिर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या? मेरे को एक चीज पता है आल्सो मुझे एक और चीज पता है कि x इज इक्वल टू मेरे पास होता है a साइन ऑफ आपके पास ओमेगा t। therefore the potential energy as a function of time, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं x का स्क्वायर कर दूंगा तो a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। तो ये मुझे यहाँ पर चीजें पता लग जाएंगी। तो मेरे पास यहाँ पर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है या एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है। तो जब ये सारी चीजें हमको पता लगती हैं तो हमारे लिए कुछ नई चीजें डेवलप हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम, इन आपके पास एसएचएम, इन द एसएचएम। तो अब मेरे लिए एक बिल्कुल नई चीज आ गई, और ये नई चीज हमारे पास आगे चल के बच्चे या अब हमारे को हेल्प करेगी चीजों को बेटर अंडरस्टैंड करने में। कैसे? हमारे पास किसी भी एसएचएम के अंदर कभी भी मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ ये मैं मेन पोजीशन पे हूँ, यहाँ पर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता हूँ, यहाँ पर मैं एक्सट्रीम पोजीशन 2 पे पहुंचता हूँ। आपके पास ये मोशन t इज इक्वल टू 0 पे पहुंचती है, और सपोज कि मैं इसको t टाइम पर देखना चाह रहा हूं। इस वक्त t टाइम के ऊपर ये जो पार्टिकल है ये x डिस्टेंस आगे की तरफ को पहुंच चुका है। अब मेरे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चे आपके पास? टी टाइम के ऊपर। तो हम बोलेंगे जी टी टाइम पर हाफ इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर इंटू हमारे पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और मैं बोलूं टी टाइम पर अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सो आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या ये एनर्जी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो आप बोलोगे सर वेरिएबल।
और क्यों वेरिएबल है? टाइम के हिसाब से चेंज होती है। टाइम डिसाइड करेगा कहाँ काइनेटिक मैक्सिमम है और कहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम है, कहाँ दोनों जीरो हो सकती है। और मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों का सम होता है। द मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई बच्चा बता सकता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम मैकेनिकल एनर्जी है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब अंदर क्या रह जाएगा बताओ? शाबाश। कॉस तो वो स्क्वायर 1 हो जाएगा। ओमेगा टी, बोलो शाबाश, प्लस ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो 1 है। तो आपके पास टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी। क्या ये मैकेनिकल एनर्जी आपके पास वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? तो आप लोग ये कांस्टेंट है। और यहीं से हमको पता लगता है कि हो क्या रहा है। ये बेसिकली एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे काइनेटिक ज्यादा है चाहे पोटेंशियल ज्यादा है, इन दोनों का सम हमेशा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रहेगा, इन दोनों का। अब जैसे मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम है, पोटेंशियल जीरो है, लेकिन दोनों का सम हमेशा यही रहेगा। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल आपके पास ज्यादा है, काइनेटिक कम है, लेकिन दोनों का जो सम है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रहेगा। तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है या आपके पास कंजर्व रहती है? ये हमारे पास यहाँ पर कंजर्व्ड रहती है, इसका सम टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं। नीतिका, ये बात समझ में आ रही है बच्चे आपको? ये बात समझ में आ रही है आपको? ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है नीतिका कि मैकेनिकल एनर्जी मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट रहती है? टीचर बोलेगा कि आप ये जस्टिफाई करो कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है और कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहाँ फॉलो होता है। तो आप ये लिख के उसको बताओगे कि मैकेनिकल एनर्जी टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो आप इसको इस एसएचएम के अंदर कहीं पर भी आप पार्टिकल्स के दोनों एनर्जीज को ऐड कर दो, काइनेटिक और पोटेंशियल, उसका सम हमेशा हर पॉइंट के ऊपर सेम रहेगा। हर पॉइंट के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। जैसे इसको एक ग्राफ से समझा जाता है। ये ग्राफ एनसीईआरटी का पार्ट है और ये ग्राफ हमारे पास नीट के अंदर, ये ग्राफ बच्चे जेई के अंदर बहुत बार पूछा गया। तो ये नीट और आपके पास जेई के अंदर भी पूछा गया, लेकिन ओरिजिनली ये एनसीईआरटी का पार्ट है। ये ग्राफ कैसे बनता है? सो हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस एनर्जी को डिस्क्राइब करेगी, ये एनर्जी को डिस्क्राइब करेगी, ठीक? तो ये एनर्जी है। जो मैकेनिकल एनर्जी हम क्या मान के चल रहे हैं? वो कांस्टेंट है। तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, तो मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट आ गई। चलिए, सो मेरे पास यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। चाहे आप एसएचएम को जहां मर्जी देखें, आप एसएचएम को 0 पे देखें, एसएचएम को आप देखें बच्चे T/4 पे, ये पहली बच्चे आपके पास यहाँ पर पहली एक्सट्रीम है, या फिर आप देखो T/2 के ऊपर मीन। फिर बच्चे आप इसको देखिए कहां पर बच्चे? 3T/4 पे नेक्स्ट एक्सट्रीम, और फिर बच्चे हमारे पास T पे दोबारा से मीन। तो ये मेरे पास मीन, ये एक्सट्रीम 1 है, यहाँ पर एक्सट्रीम 2 है, सॉरी ये दोबारा से हमारा, आई एम सॉरी, नॉट सेकंड एक्सट्रीम, गलती से निकल गया, ये हमारे पास दोबारा से मीन है, ये मेरे पास एक्सट्रीम है, ये मेरे पास मीन है। ठीक है, क्लियर होगी बात बच्चे? बोल शौर्य। यस सर। अब आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये तो टाइम पे डिपेंड करती नहीं, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये बता रही है आपको कि मैकेनिकल एनर्जी किसी भी टाइम पे आप निकालो, कभी भी 0 से लेके कैपिटल टी में कहीं पर भी आप देखोगे आपकी मैकेनिकल एनर्जी हमेशा सेम होगी। लेकिन व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? अब पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे, ध्यान से देखना, वो साइन स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। अब साइन जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव, लेकिन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बच्चा हमारे पास वो कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता? बच्चा बोलेगा क्योंकि साइन स्क्वायर हो गया। मैं बताता हूं, अगर आप मीन पे हैं, आप एक्सट्रीम पे हैं, आप मीन पे आए, आप एक्सट्रीम पे आए, आप मीन पे आए, फोकस करना,
यहाँ पर टाइम क्या क्या होता है, 0, t/4, यहाँ पर t/2, ये 3t/4 और ये t। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं, अब ध्यान से समझना, सर यहाँ t/2 पर आएगा, अगर मैं, हाँ, बोलो बोलो बच्चे, बोलो शाबाश। तो वो यहाँ पर यहाँ पर t/2 आएगा अगर सर। मैं साइन ऑफ ओमेगा टी निकालूं तो ये 0 होता है, अगर अकेला साइन निकालूं मैं। और यहाँ पर बच्चे हमारे पास +1, मीन पे ये t/2 आएगा, t/2 आएगा सर। t/2, आई एम सॉरी फॉर दैट बच्चे। ये मीन पे फिर से 0, ये -1 और ये 0, लेकिन मैं साइन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो 0 है वो तो स्क्वायर होके 0 ही रहेगा। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर आपके पास नेगेटिव -1 है, वो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरीके से वेरी करेगी। ये देखो, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, मीन पे 0, नेगेटिव एक्सट्रीम पे भी मैक्सिमम क्योंकि आप दूर जा रहे हो, और फिर मीन पे आ जाएगी 0। लग गया पता बच्चे? ये ग्राफ किसका बन गया? पोटेंशियल एनर्जी का। ये ग्राफ बन गया पोटेंशियल एनर्जी का। आप अपनी कॉपी पे जब इसको बनाओगे तो अलग अलग रंग से बनाना बच्चे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अब बात करते हैं कॉस की। जो हमारा कॉस ओमेगा टी है, मीन पे 1 होता है, एक्सट्रीम पे 0, फिर जब दोबारा मीन पे आता है तो -1, फिर एक्सट्रीम पे 0 और फिर बच्चे हमारे पास 1। ये कॉस की वैल्यू। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, तो उसका ग्राफ भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब जो कॉस का ग्राफ होता है बच्चे, वो देखो 0 पे 1 है तो ये 1 से शुरू होगा, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से जाएगा, एक्सट्रीम पे 0, फिर बच्चे मीन पे मैक्सिमम, और फिर बच्चे एक्सट्रीम पे 0 और फिर मीन पे हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर मेरे पास मैंने दोनों ग्राफ बनाए, मैंने काइनेटिक एनर्जी भी साथ साथ बना दिया और इसके साथ साथ मैंने कौन सा बना दिया? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक बात बताओ, दोनों का जो सम है किसी भी टाइम पर वो किसके बराबर है? ½ m ओमेगा स्क्वायर a²। ये दोनों चेंज हो रही हैं लगातार, लेकिन इनका सम नहीं चेंज हो सकता, इनका सम हमेशा ही होगा। तो एक तरफ काइनेटिक कम होगी तो पोटेंशियल बढ़ने लग जाएगी, अगर पोटेंशियल कम होगी तो उसी प्रोपोर्शन के अंदर जितने से वो कम हुई, काइनेटिक उतने से बढ़ जाएगी। तो ये दोनों इंटरचेंज होती रहती है। कोई प्रॉब्लम इसमें से, कोई दिक्कत बच्चे इसमें से? बोलो शाबाश। और हाँ, एक चीज बोली गई थी, और वो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल होती है। किसके डबल होती है? इट इज द डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे आएगा, घुमा फिरा कर नहीं आएगा। याद रखोगे, मेरा नाम याद रखोगे, सर ने बोला टिक लगाया, 4 नंबर हमारे कब्जे में आ गए। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? लेकिन यहां पर बच्चा एक और बात कहता है, कोमल। अब कोमल, आप में से कोई बच्चा बोलता है सर ये तो टाइम से है, लेकिन एक हमारे पास ग्राफ और बन सकता है, और वो बनेगा बच्चे किसके हिसाब से? डिस्टेंस के हिसाब। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो ये मेरे पास एक रेफरेंस लाइन आ गई, और ये मेरे पास इस तरीके से यहाँ पर ये लाइन आ गई। ठीक है, ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ग्राफ हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आज मैंने +2 के अंदर जो बच्चे हैं, उन बच्चों को जो है आज मैंने हाइपरबोला कैसे ट्रेस करते हैं ये बताया गया। तो उनको बताया गया कि हाइपरबोला हम कैसे ट्रेस करते हैं, हाइपरबोला को कैसे बनाया जाता है। तो फिर उनको बताने का तरीका, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरबोला कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। शायद से कोनिक सेक्शन है आपके सिलेबस में, यस सर। है ना? हाइपरबोला कैसे बन हो गया कि अभी होना है? सर हाइपरबोला की तो वो होता है ना इक्वेशन x² बाय मैंने a²। मैंने इक्वेशन नहीं पूछी, बनता कैसे ये मैंने बस, ये बनता कैसे है इंपॉर्टेंट ये नहीं कि इसकी इक्वेशन क्या। इक्वेशन तो कोई भी बच्चा आपके पास बता देगा आपको, हाँ या ना? आपके पास ये बनता कैसे, क्या होता है हाइपरबोला, उसका फिजिक्स से क्या लेना देना है, उसका फिजिक्स से क्या लेना देना है, और जो सोप बबल पे आपको कलर नजर आते हैं उनका उससे क्या लेना देना, हाइपरबोलिक कर्व से। तो वो आप देखिएगा कि सोप बबल के ऊपर जो सोप की फिल्म तैयार होती है, सोप की जो फिल्म तैयार होती है, वो कैसी होती है, उसकी शेप आप देखिएगा, वो पैराबोला होती है, हाइपरबोला होती है, क्या होती है, जरा चेक करिएगा, फिर हम बात करेंगे कभी इसके बारे में। खैर यहाँ पर तो ये x = 0, और ये मेरे पास x = +a, ये मेरे पास आ गया,
और x इज इक्वल टू माइनस ए। ये मेरे पास आ गया। अब चलते हैं यहाँ पर पहली चीज, काइनेटिक एनर्जी। हमारी काइनेटिक एनर्जी मीन पे बहुत ज्यादा होती है और एक्सट्रीम पे 0। तो भैया इसका ग्राफ इस तरीके से ऐसे ये बनेगा पैराबोला और ये ऐसे बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमारी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। मेरी बात को आप फॉलो कर रहे हो। और दूसरी चीज बच्चा, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी होती है, तो हम बोलेंगे हमारी पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 और एक्सट्रीम पे आपके पास क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ये देखिए, और जो येलो कलर की आपके पास लाइन आ रही है, वो येलो कलर की लाइन आपको बता रही है टोटल एनर्जी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर x एक्सिस पे पोजीशन है और याद रखना y एक्सिस पे क्या बचे, एनर्जी। तो लाल कलर की लाइन आपको बता रही है काइनेटिक एनर्जी और ब्लैक कलर की लाइन आपको क्या बता रही है, पोटेंशियल एनर्जी। और एक और चीज आपको यहाँ पर एक और चीज पता लग रही होगी, कहीं ना कहीं ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे के बराबर भी है, हाँ या ना, कहीं ना कहीं ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे के बराबर है, यस और नो, बिल्कुल ऐसा होगा कि दोनों एनर्जीज बराबर हो जाएंगी, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बराबर भी हो सकती है। और बराबर होने का मतलब ये नहीं कि दोनों हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगी ना, बराबर होने का मतलब ये टोटल एनर्जी जो है उसका हाफ हाफ ले लेंगे, मैकेनिकल एनर्जी का हाफ। तो कहीं पर ऐसा हो सकता है ये मैकेनिकल एनर्जी है, ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी की टोटल वैल्यू का हाफ हाफ ले लेंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर कभी टीचर ये क्वेश्चन पूछे तो हम जवाब दे सकते हैं हाफ m स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब जल्दी बता दो क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, और मेरे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और बच्चे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। और जल्दी बताओ बच्चे x की वैल्यू किसके बराबर है, प्लस माइनस a by रूट। यानी कि यहाँ पर जो आपके पास पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों की वैल्यू आपके पास सेम होती है और दोनों का सम किसके बराबर होगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। ओके, क्लियर है। इसमें से कोई भी ग्राफ, कोई भी चीज टीचर आपको पूछ सकता है, कोई ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे वो पोजीशन बता दो जहां काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के डबल है, कुछ भी टीचर आपको यहाँ पर पूछ सकता है। वो पोजीशन बता दो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के 3 टाइम्स है, सिंपल फॉर्मूला डालना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाना। कोई दिक्कत इसके अंदर से, कोई प्रॉब्लम बच्चे इसमें, मैं सुन वो ऐसे एक बार क्वेश्चंस दोबारा सर, वो मेरे को एक बार ऊपर वो करना है, नोट करना है। हाँ नोट करना है, बोलो बोलो। और कोई डाउट है, कोमल कोई डाउट है बच्चे? नो सर। पक्का श्योर लड़के? यस सर। चलो स्कूल खुल रहे हैं? यस सर, 9 से। ले जोड़, कोई 3 बोली जा रहा, कोई 9 से कौन से खुल रहे, किसने बोला? सर हमारे फाइनल एग्जाम है 9 को। वो तो है, लेकिन अगर कोई बच्चा इस दौरान ओमिक्रॉन से संक्रमित हो गया तो, और सर वो नहीं पता, और वो सर्टिफिकेट भी जमा करा दिया तो फिर क्या होगा उस बच्चे के लिए? फिर सर ऑनलाइन हो जाएंगे, अच्छी बात है। भाई मैं आइडिया नहीं दे रहा हूँ, कल को तुम मेरे को बोलो कि यहाँ पर सर आपने आइडिया दिया था। ये मैं बात कर रहा हूँ कि भाई एक अगर ऐसा हुआ, क्योंकि मेरी कई बच्चों से बातचीत होती रहती है तो वही आइडिया जबरदस्त होते हैं बच्चों के पास, कहते सर अपा कर लेना सर जी, कोई गाल नहीं सर जी, टेंशन नहीं लेनी। मैं बोला यार ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो क्या कह सकते हैं, भगवान सबके साथ न्याय करता है, हाँ या ना, भगवान सबके साथ न्याय करता है, हाँ या ना। अब बच्चे बोलेंगे नहीं, कई बच्चों ने तो फोन भी घुमा दिए होंगे, सर्टिफिकेट बन सकता है क्या? चलिए, सो अब भगवान करे भाई किसी के साथ ऐसा ना हो, ये मजाक की बातें मजाक में ही रही बच्चे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मजाक है बच्चे हमारे पास। भगवान सबको ठीक ठाक रखे और सबको बढ़िया रखे। बच्चे अपनी सेहत का ध्यान रखो, और हम भी बच्चे जितनी प्रिकॉशन ले सकते हैं हम उतनी ले ही रहे, जितनी प्रिकॉशन हम ले सकते हैं बच्चे उतनी हम ले ही रहे, क्योंकि लाइफ से बड़ी चीज कोई नहीं बच्चे। मतलब कि अब ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत
डेंजरस वायरस बन गया। अब इसकी जो शक्ति है, जो ये बच्चे एक तरीके से वेरिएंट बनता इसकी जो ताकत है वो कम होती जा रही है। लेकिन बच्चे पता नहीं ना, किसी चीज के साथ वही बात आ जाती है, बच्चे निकलने को हाथी भी निकल जाता है और अटकने को पूंछ भी अटक जाती है। किसी भी पर्सन पे ये कैसा रिएक्ट करेगा, वो पर्सन क्या दवाई खा रहा है हमें नहीं पता। तो भगवान करे ये जल्दी बच्चे हमको इससे निजात मिले, हम पहले वाली दुनिया देख सके। हाँ या ना, पहले मस्त घूमने जाते थे, हाँ या ना, घूमने चले गए, कहीं निकल गए, कहते कि 10th क्लास है ना, कहीं पर भी चले गए। अब डर लगता है, अब किसी भी चीज को हम बात करें तो डर लगता है। डर ये बच्चे बेसिकली, और कुछ नहीं बच्चे, हम डरते हैं इंसान। चलिए, सो शौर्य बच्चे नोट कर लिया? यस सर। अभी तो मजे ले रहा है, कहता है सर को गप्पे मार लेंगे, कोई बात नहीं, मैं नोट करने के बहाने बैठा रहूंगा, सर बाद में बोलेंगे अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो, सो हम यहाँ पर अब क्या करते हैं नेक्स्ट में, तो हम नेक्स्ट यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बड़ी सिंपल सी चीज, और वो है बच्चा हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ द एसएचएम। सो यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं बच्चे एसएचएम की। सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें यहाँ पर पूछा जाएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ द एसएचएम। हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ दिस एसएचएम, और यहाँ पर बच्चे हम स्प्रिंग, यानी कि बच्चे हम यहाँ पर जो स्प्रिंग आपके पास एंड आपके पास एक जो मास है, इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास एक स्प्रिंग और एक मास सिस्टम है, इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि वी हैव द एग्जांपल ऑफ द एसएचएम स्प्रिंग एंड मास। तो मेरे पास पहले तो एक मासलेस स्प्रिंग, मेरे पास यहाँ पर एक मासलेस स्प्रिंग है, और ये मासलेस स्प्रिंग को किसी एक रिजिड सरफेस के साथ जोड़ दिया गया। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया, ये आपके पास इस तरीके से आ गया, और मेरे पास यहाँ पर ये एक रिजिड सपोर्ट है और मासलेस स्प्रिंग है। तो ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, एक मासलेस स्प्रिंग आ गया, और इसके साथ एक मास को जोड़ दिया गया, जो कि अगेन एक फ्रिक्शनलेस, नीचे हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा गया। तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा गया, और ये मास मेरे पास mkg है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है मेरे पास k न्यूटन पर मीटर। अब टीचर बोलता है कि यहाँ पर हमारे पास अगर ये मास एसएचएम करता है, ऑसिलेट करता है, तो इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, और उस टाइम पीरियड को हम किस तरीके से बताते हैं। तो इसको लोडेड स्प्रिंग भी बोला जाता है। और पहली चीज बच्चे मैं बता दूं, ऐसा सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी होता है। तो ऐसा सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी होता है। तो दिस सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटी। कहने का मतलब, अगर इसी मास को, इसी स्प्रिंग को आप वर्टिकली हैंग कर दे, ऊपर से नीचे लटका दे, तो क्या होगा, तो आप बोलोगे कुछ नहीं होगा, टाइम पीरियड वैसे ही रहेगा जैसा इसमें रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग क्या होती है, अगर मैं आपको बात बोलूं तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द स्प्रिंग, ऑन द स्प्रिंग, तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द स्प्रिंग हमारे पास क्या होती है, अगर आपसे बात की जाए तो आप बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द स्प्रिंग होती है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ K इंटू एक्स। ये हमको पता है, हुक्स लॉ, ये हमें पहले से पता है। एंड देयरफॉर, और इस वजह से बच्चा हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो फोर्स अपॉन मास के बराबर हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, तो मेरे पास A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ K बाई M इंटू एक्स। नाउ दिस इज आपके पास सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब ये सिमिलर है बच्चे, ये सिमिलर है टू द इक्वेशन ऑफ A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसकी वजह से एंड देयरफॉर मैं यहाँ पर अब ओमेगा स्क्वायर को किसके बराबर कर सकता हूँ, K बाई M के बराबर। एंड देयरफॉर, और इस वजह से मेरे पास ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ K बाई M, और ओमेगा 2 पाई बाई 2, पहले तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो मेरे पास 2 पाई f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K बाई M, और मेरे पास फ्रीक्वेंसी f आ जाएगी, द फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ K बाई M, और इसकी वजह से टाइम पीरियड आ जाएगा। एंड देयरफॉर द टाइम पीरियड जो हमारे पास आएगा, द टाइम पीरियड जो हमारे पास यहाँ पर आएगा, वो इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है,
inverse of the frequency, and this will be 2 pi under root of mass m upon spring constant k. So mass m and spring constant k, तो ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसा रिजल्ट हमारे लिए यहाँ पर बहुत जरूरी है। आपको टीचर इसके अंदर से अगर क्वेश्चन देता है तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि ये मेरे पास टी टाइम आ गया। अब इसको कहाँ यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये एसएचएम की इक्वेशन है। किसी भी टी टाइम पर आप पार्टिकल के जो मास है उसकी डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो। x इज इक्वल टू ए, मीन से शुरू हो रहा है तो साइन ऑफ ओमेगा। अब ओमेगा की जगह बच्चे अब हम क्या लगा सकते हैं, अंडर रूट ऑफ के बाई एम मल्टीप्लाइड बाई आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ओमेगा इंटू टी, तो हम पता कर सकते हैं बच्चे कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये जो आपका पार्टिकल है, ये जो मास है, ये कहां पर लोकेटेड है, किस टाइम पे ये कहां पर होगा, कहां पर ये एसएचएम कर रहा होगा। और फिर मुझे अगर एक्स पता है तो मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं। अगर मुझे यहाँ पर ये सारी चीजें पता है, थोड़ी थोड़ी ये सारी चीजें अगर मुझे पता है, तो मैं यहाँ पर और भी कई चीजें निकाल सकता हूँ, जैसे मसलन काइनेटिक एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी। आप कोई टीचर बोलता है जी आप इसकी वेलोसिटी निकालकर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं जी, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ के इंटू एम, ये ओमेगा ए साइन के डिफरेंशिएशन कॉस। हम पुरानी वो सारी चीजें यहाँ पर लगा सकते हैं, सिर्फ हमको रिप्लेस कर देना, इसको ओमेगा को रिप्लेस कर देना बच्चे अंडर रूट ऑफ के बाई एम से, स्प्रिंग वाला मॉडल। कोई दिक्कत? अब हमको पता लग चुका है ये प्रैक्टिकल चीज है। अब स्प्रिंग के लिए ओमेगा डिफाइंड हो गया, टाइम पीरियड डिफाइंड हो गया, तो मैं पता कर सकता हूँ इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पता लग गई काके, तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं। क्लियर होगी बात बच्चे आपको? यस और नो, यस और नो, क्लियर है ये वाली चीज? हाँ बोलो सर। वो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है या फिर विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट है? देखिए यहाँ पर वेलोसिटी है, ये बच्चे ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी आर, क्या आ रहा बच्चे, टी आर, क्या आ रहा बच्चे, टी आ रहा है, क्योंकि ये टी आ रहा है बच्चे, तो ये विद रिस्पेक्ट टू द टाइम है आपके पास। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके सर। सो हमारे पास अब बच्चा, बिल्कुल सही बात बोली इस बच्चे ने कि सर अगर हम इसको और चेंज करना चाहें तो क्या और चेंज हो सकता है? बिल्कुल वी कैन चेंज इट, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर वेलोसिटी अब आपके पास कैसे आ सकती है, बताओ शाबाश। द वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, तो अंडर रूट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, के बाई एम अंडर रूट ऑफ आपके पास ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले +2 की क्लास लगा रहा था, वहां पर भी वेव्स का टॉपिक आता है, वेव्स एंड ऑसिलेशन। प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अभी आप संभल के चलोगे तो आपको वो चैप्टर बड़े अच्छे समझ में आएगा। वहां पर जब एक एक्सपेरिमेंट जो किताब के अंदर दे रखा है उसके कितने वर्जन हो सकते हैं, क्या क्या नजर आ सकता है, वो सारा डिस्कस किया। ये भी बताया कि अब ये वाले फॉर्मूले आपको बुक्स के अंदर नजर नहीं आएंगे, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये कहाँ नजर आएंगे। लेकिन हाँ, इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगर टीचर काइनेटिक एनर्जी पूछता है, पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ओमेगा पता लग गया। जहां जहां ओमेगा की वैल्यू है, जो आप पीछे कर चुके हो, वहां वैल्यू डालते रहो, तो आपके पास ये केस आ जाए। कोई दिक्कत है इसके अंदर से? कोई दिक्कत बच्चे इसके अंदर से? कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की? ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक स्पेशल केस आ जाता है, और वो बच्चा हमारे पास आ जाता है मैसिव स्प्रिंग। अगर मेरे पास मैसिव स्प्रिंग आ जाता है, नॉट फॉर स्कूल, दिस इज नॉट फॉर बच्चा आपके पास स्कूल। ये अब केस आपके पास स्कूल के अंदर तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कहीं पूछा जा सकता है। अगर मेरे पास मैसिव स्प्रिंग आ जाता है और स्प्रिंग का भी मास अगर आ जाए ms, तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो उस केस में टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास, जिसको आप ऑसिलेट करवा रहे हो, प्लस मास ऑफ दिस स्प्रिंग डिवाइडेड बाय 3। मास ऑफ दिस स्प्रिंग डिवाइडेड बाय 3
अपॉन हमारे पास यहाँ पर K, लेकिन तब जब हमारे पास मास ऑफ स्प्रिंग गिवन है, बट दिस इज नॉट फॉर योर स्कूल, ये आपके स्कूल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मेरे पास MS एक नई टर्म आ गई, विच इज द मास ऑफ द स्प्रिंग, विच इज द मास ऑफ द स्प्रिंग, नॉट फॉर स्कूल, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर, याद हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। कोई दिक्कत बच्चे, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर याद करने में? ओके ओके चलो अब सर, चलते के हैं। स्प्रिंग हम बोलो 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 बच्चे, बोलो शाबाश। सर, के तो भी स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया ना फिर? कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, वो पुरानी चीज है। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, वी टॉक अबाउट दी। नेक्स्ट बच्चा अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, हम यहाँ पर अब बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट वन, वी टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग जैसे सीरीज और हमारे पास पैरेलल होता है, तो वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग्स। तो मेरे पास यहाँ पर अब स्प्रिंग मेरे पास सीरीज में आ सकते हैं। तो मेरे पास अगर टीचर मुझे बोलता है कि बहुत सारे स्प्रिंग अगर मेरे पास सीरीज में, देखिए ये मेरे पास एक स्प्रिंग आ गया, ये मेरे पास दूसरा स्प्रिंग आ गया और ये मेरे पास तीसरा स्प्रिंग आ गया। ये तीनों स्प्रिंग अभी मेरे पास मासलेस है और इनका मास वाला केस आ सकता है, नहीं वो नहीं आएगा। यहाँ पर टीचर बोलेगा ये 3 स्प्रिंग है और ये मास को ऑसिलेट करवा रहे, तो मुझे बताना कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब 3 अगर मेरे पास स्प्रिंग है तो मैं सबसे पहले इन तीनों स्प्रिंग को मिलाकर एक ऐसा स्प्रिंग इमेजिन करूंगा जिसके के की वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगी, यानी कि ये M है और ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, के इक्विवेलेंट। पर निकलेगा कैसे, तो मेरे पास 1/k इक्विवेलेंट सीरीज के अंदर। तो ये आप सारे इंडिविजुअल के को इनवर्स में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इनवर्स के अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं तो मेरे पास ये के इक्विवेलेंट निकल जाता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं। और फिर टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड इज 2π अंडर रूट ऑफ मास m, और नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, के इक्विवेलेंट आ गया, और नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, के इक्विवेलेंट आ गया। लगी बात पता बच्चे आपको, कोई दिक्कत इसके अंदर से, बोलो शाबाश, लगी बात पता आपको, ठीक है। रेजिस्टेंस जैसे हुआ ना फिर, क्या बेटा, रेजिस्टेंस जैसे हुआ वे तो फिर लेकिन पैरेलल वाला रेजिस्टेंस Yes, है ना। अब yes, sir. अगर पैरेलल में आ जाए ये तो क्या होगा, अगर ये पैरेलल में आ जाए तो क्या होगा, तो अगर ये मेरे पास पैरेलल में आ जाए तो फिर क्या होगा। तो पैरेलल के लिए अब मुझे देखना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग आ गई है ना, मेरे पास यहाँ पर एक दूसरी स्प्रिंग आ गई और इसके साथ मैंने एक मास को लगा दिया और ये खुद स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 और K2, क्योंकि अब ये पैरेलल के अंदर है तो मेरे पास K1 प्लस ऑफ K2 डायरेक्ट आप ऐड कर दोगे तो K इक्विवेलेंट बन जाएगा। और मेरे पास यहाँ पर अब टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा, 2π अंडर रूट ऑफ m अपॉन मेरे पास के इक्विवेलेंट आ जाएगा। और इनकी भी आपस में कॉम्बिनेशन मानी जा सकती है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, जैसे कंबाइंड भी हो सकती है। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि इस तरीके से मेरे पास स्प्रिंग्स को जोड़ा गया, कैसे, ये मेरे पास एक स्प्रिंग आ गई और ये मेरे पास दूसरी आपके पास स्प्रिंग आ गई और मेरे पास नीचे आपके पास एक और स्प्रिंग को जोड़ दिया गया और इन तीनों के साथ एक मास को लगा दिया गया। और अब टीचर बोलते हैं कि अगर ये मेरे पास 3k है, ये मेरे पास 6k है और नीचे वाली मेरे पास 2k है, तो आप बताओ कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो हम सबसे पहले इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो ऊपर वाली जो दोनों स्प्रिंग्स हैं वो आपके पास किस में, सीरीज में। अब सीरीज के अंदर निकालने का तरीका क्या है, तो मैं इसको 1/K1 मान लेता हूं। तो 1/3k प्लस 1/ मेरे पास क्या आ जाएगा, 6k। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम 6k आ जाएगा। ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, तो 2 प्लस ऑफ 1, तो मेरे पास 3/6k। तो देयरफॉर अब बताओ ऊपर वाले K1 की वैल्यू 6k/3, यानी कि आपके पास क्या आ गया, 2k। तो अब ये सिस्टम हमारे पास ये बन गया कि ऊपर मेरे पास यहाँ पर 2k और नीचे भी मेरे पास यहाँ पर 2k और यहाँ पर दोनों तरफ बच्चे हमारे पास ये 2k और ये 2k। अब बताओ ये दोनों आपस में किसमें, पैरेलल में। तो अगर ये दोनों पैरेलल के अंदर है तो अब हमको क्या करना है बच्चे,
अब आपको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देना। तो अब आपके पास के इफेक्टिव की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, तो 2k प्लस ऑफ 2k, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4k, क्योंकि ये तो पैरेलल है तो 4k। तो अब बताओ कि इसका टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, तो मेरे पास यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाएगा, सो वी हैव मास m ये वाला और k इक्विवेलेंट जो कि 4k है, और ये बच्चा हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मुश्किल है बच्चे, मुश्किल है, क्लियर है ये वाली चीज, मुश्किल तो नहीं है ये वाली चीज, हाँ या ना, हो जाएगी, Yes, ठीक है? sir. कोई बहुत sir. मुश्किल चीज नहीं। तो ये सीरीज और पैरेलल है, लेकिन फिर टीचर बच्चा हमारे पास एक पॉइंट अटका देता है, और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या, कटिंग ऑफ द स्प्रिंग। सो नेक्स्ट हमारे पास है, हालांकि कटिंग ऑफ स्प्रिंग हम पहले भी कर चुके होते हैं, ये एक रिव्यू रह जाता है कि अगर आप कटिंग ऑफ स्प्रिंग करते हो तो उससे हमारे पास होता क्या, तो कटिंग ऑफ द स्प्रिंग, तो जैसे आप स्प्रिंग को काटते हो के की वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, तो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ध्यान से समझना, मेरे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग है, और लेट अस एज्यूम कि इसकी लेंथ L है, ए गिवन होगा, लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारे पास है। अगर हम इस स्प्रिंग को मान लिया जाए दो हिस्सों में काट देते हैं, L1 और आपके पास L2, तो मेरे पास जो L1, जी बोलो शौर्य, सो ये जो स्प्रिंग है स्ट्रेच्ड है या फिर अनस्ट्रेच्ड है? बेटा अनस्ट्रेच्ड होगा तभी काम कर पाएंगे ना, है या ना, ओके तो हमारे पास अनस्ट्रेच्ड है, तो हमारे पास यहाँ पर ये स्प्रिंग आ गया जिसकी लेंथ L1 और ये L2, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और ये K2। पॉइंट तो ये है ना, स्प्रिंग टूट गए तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, पर निकाले कैसे, मैं अब आपको K1 निकालने का तरीका बताता हूँ, बहुत आसान है। हमारे पास K1 क्या आ जाएगा, KL अपॉन आपके पास L1, बस इतनी सी चीज है, K इंटू L अपॉन L1, और K2 निकालना है तो K इंटू L अपॉन आपके पास L2। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे टीचर आपको एक स्प्रिंग देता है, देखिए बच्चे स्प्रिंग दे दिया, ये अनस्ट्रेच्ड है, और हमारे पास इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K के बराबर, और टीचर बोलता है कि मैं इसको L/3 के और 2L/3 के हिस्से में काट देता हूँ, L/3 और 2L/3 के हिस्से में काट देता हूं, तो अब बताओ कि नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो ये मेरे पास एक लेंथ आ गई L/3 और दूसरी लेंथ मेरे पास कितनी आ गई 2L/3, तो कैसे निकालोगे, ये K1 है, तो K1 बच्चे आपके पास क्या आएगा, KL जो पुराना है अपॉन जो इसकी अभी नई लेंथ है L/3, तो कैंसल, तो K1 किसके बराबर आ गया 3K के बराबर। लगी बात पता, लगी बात पता बच्चे, आपको लगी बात पता बच्चे, यस और नो, लगी बात Yes, पता। sir. और इसी तरीके से अगर मैं K2 निकालना चाहता हूं तो क्या आ जाएगा, K इंटू L डिवाइडेड बाई, अब इसकी लेंथ कितनी हो चुकी है 2L/3, तो हमारे पास L से L कैंसिल, तो K2 कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बच्चे हमारे पास K, बस इतनी सी चीज करनी, बस आपने इतनी सी चीज करनी है। फिर उसके बाद क्या होगा, जहां जहां टीचर स्प्रिंग को यूज करेगा वहां वहां स्प्रिंग के K की वैल्यू को डालकर हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, हो जाएगा ये क्वेश्चन, पता लग गया, कॉन्सेप्ट पता लग गया। तो हमारे पास मान लिया जाए कि टीचर अब मुझे क्वेश्चन बोलते हैं, और क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग था और हमारे पास इसका मास था mkg, और हुआ क्या कि मैंने स्प्रिंग को दो हिस्सों में काट दिया, L/5 और बच्चे हमारे पास 4L/5, और टीचर बोलता है कि अगर इसका पुराना टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k, सो मुझे बताना है द न्यू टाइम पीरियड विद द शॉर्टर स्प्रिंग, न्यू टाइम पीरियड विद द शॉर्टर स्प्रिंग, विद द शॉर्टर स्प्रिंग, जो इन दोनों में से छोटी स्प्रिंग है, जो इन दोनों में से छोटी स्प्रिंग है, दोनों में से उसका टाइम पीरियड विद सेम मास क्या होगा। अब कैसे करोगे, विद सेम मास आपके पास क्या हो जाएगा, जरा चेक कर लेते हैं, तो इसको चेक करते हैं और बड़े मजेदार ढंग से क्वेश्चन का जवाब आएगा, देखिए कैसे, क्योंकि मैं इसको K1 मान लेता हूं, इसको K2, अब मुझे K1 चाहिए कि K2 चाहिए, तो K1 चाहिए, शॉर्टर वही है, तो अब K1 कैसे निकलेगा, बड़ा आराम से निकलेगा, K इंटू L और जो नई लेंथ है वो नीचे लेके आ जाओ, L/5 कैंसिल, तो K1 कितना हो जाएगा 5K।
अब बताओ इसका टाइम पीरियड कितने के बराबर है? टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम, और नीचे अब के नहीं आएगा, अब के डैश आएगा, k1 आएगा, और k1 की वैल्यू किसके बराबर है? जल्दी बता दो। 5K। k1 की वैल्यू 5k, तो ये बच्चे 5k। और अगर पुराने टाइम से कंपेयर किया जाए तो नया टाइम पीरियड कितना है? 1/√5 टाइम्स ऑफ बच्चे ओल्ड टाइम। और अगर यही वो बड़े के लिए बोलता फिर क्या होता? अगर सपोज बड़े के लिए बोलता, फिर आप k2 कैसे निकालते? बोलो शायद। तो k इंटू 5K by एल 4. अपॉन 4l/5, बस इतना सा काम करना, आंसर आ जाता है। तो ये बच्चा हमारे पास 5k/4। चलो ये पता लग गया। अगर टीचर इक्वल हिस्से काटेगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स बढ़ जाएगा। सोच के देखो, l/2 तो जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या बन जाएगा? 2k और 2k, तो वो भी हम याद रख सकते हैं अगर इक्वल होगा तो टीचर अगर इक्वल हिस्से करेगा तो जितने इक्वल, ये अनइक्वल है, अगर वो इक्वल हिस्से करता है l/2 तो सोच के देखो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? वो बच्चे n टाइम्स बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड t डिवाइडेड बाई √n टाइम्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज बच्चे हम HC वर्मा से सीखते हैं। HC वर्मा साहब की बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, वो ये बोलते हैं मेरे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग है और इसका मास m kg है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। मैंने इस स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में काट दिया, मैंने इसको n इक्वल पार्ट्स में काट दिया। तो पहले बोलता है आप बताओ k न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओके तो रहेगी नहीं, तो हर पार्ट अब l/n हो चुका है क्योंकि n इक्वल पार्ट्स में इसको काट दिया, तो k न्यू क्या हो जाएगा? n k। नहीं पता लग रहा? k इंटू l अपॉन l/n, तो कैंसिल कर दो क्योंकि हर हिस्सा 1/n हो चुका है, तो n k हो जाएगा, ये n k। और टाइम पीरियड बताओ क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। नया टाइम पीरियड, पुराना टाइम पीरियड अगर मेरे पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k है, तो अब नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ m। ये बात ध्यान रखना, हो जाएगा ये चीज क्लियर होगी? वाली चीज क्लियर होगी बच्चे आपके पास ये वाली चीज? Yes, हाँ या ना? sir. अगर टीचर मुझे बोलता है कि मैं एक स्प्रिंग के 10 इक्वल हिस्से करता हूँ, 10 10K। 10, तो बच्चा हमारे पास नया जो टाइम आपके पास, सॉरी, जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? 10k, और जो नया टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? t डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 10, t डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 10, 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 10, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है? फोकस्ड है बच्चे हमारे पास ये वाली? हाँ या ना? क्लियर है ये वाली चीज? आगे चले। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? कटिंग इन द रेशो। अब ये बहुत खतरनाक है। अब टीचर आपको लेंथ नहीं देगा, रेशो देगा, और उसमें से कैसे निकलना है वो तरीका भी बताता हूँ। अगर टीचर रेशो ऑफ कटिंग दे दे, टीचर मुझे ये बोल देता है कि मेरे पास रेशो ऑफ कटिंग, ये मेरे पास टीचर अब आपको यहाँ पर एक स्प्रिंग दे देगा, इसके साथ मास दे दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है, और अब आपने इसको दो हिस्सों में काट दिया, ये आपके पास एक और ये मेरे पास दूसरा, ये L1 और L2, और टीचर बोलता है कि L1 रेशो L2, ये आपके पास P रेशो Q है, ये N1 रेशो N2 जो आप मान सकते हो, इसकी रेशो बच्चे P रेशो Q है। तो मुझे L1 का स्प्रिंग कांस्टेंट बताना, बड़े ध्यान से देखना, मुझे K1 निकालना है इसका, ये K1, तो ये K1 देखो कैसे आएगा, आपकी रेशो क्या है? P रेशो Q, तो P प्लस Q एंड डिवाइडेड बाय, मुझे L1 का निकालना है P मल्टीप्लाइड बाय K, ये K1। और अगर मुझे L2 निकालना है तो K2 कैसे आएगा? देखो जरा, P प्लस Q, और बच्चे L2 की रेशो क्या है इसके अंदर से? Q, तो डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय पुराना स्प्रिंग कांस्टेंट, तो आपके पास दो नए स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएंगे। मुश्किल है? मुश्किल है बच्चों? मुश्किल है? मैं बताता हूँ कितना मुश्किल है। अब बच्चों की जबान नहीं निकलते, बच्चा बोलता है वही है ना, कल मैंने एक स्टेटस डाला था कि हम पूछेगा नहीं, हम बोलेगा नहीं, तो वही बच्चे जो है पुष्पराज मूवी तो अभी आई है, हमारे कई बच्चे पहले से पुष्पा बने हुए हैं। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर ये स्प्रिंग है और इसकी लेंथ की रेशो L1 रेशो L2, ये लेंथ की रेशो हमारे पास गिवन है L1 रेशो L2, और ये 3 रेशो 5 है। तो मुझे K1 निकालना है,
K2 निकालना है। तो मैं बोलेगा नहीं कि K1 किसके बराबर है, तुम बोलेगा, मैं बोलेगा नहीं। बताओ K1 किसके बराबर, 3 + 5/3 मल्टीप्लाइड बाई K। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 8K/3। और K2 किसके बराबर आ जाएगा, कोई बच्चा बता दे, 3 + 5/5 into K। तो जल्दी बता दो कितना आ जाएगा, 8K/5। अब इसको जहां पर आपने यूज करना है, यूज करके टाइम पीरियड निकाल लीजिए। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। यस सर। ये तो कोई सर बात ही नहीं हुई सर, इतना आसान है। हाँ यार ये इतना आसान है। अरे यार सर बाकी बच्चे तो बोलते रहते हैं कि बड़ा मुश्किल है यार। जब आपने नहीं पढ़ना होता ना तो बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और अगर आपने पढ़ना है तो बेटा सिर्फ एक ही केस है, 611 नीट का स्कोर गया इस बार, 611 कट ऑफ। कहाँ पर जाएगी, कहाँ पर ये कहानी जाएगी आपके टाइम पे, और ये कहानी आपके टाइम पे कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। तो जिन बच्चों को तो शॉर्टकट्स पता है वो करते जाएंगे, और जिनको नहीं पता, मैं फिर आपको एक बात बोल रहा हूँ, बहुत ऑथेंटिक होके काम करना। बहुत, मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि आपके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम होने वाली है कि मैक्सिमम बच्चे जो आपकी जनरेशन के हैं वो ऑनलाइन कंटेंट ढूंढते रहते हैं, और ऑनलाइन बच्चे कोई भी पर्सन कंटेंट डाल सकता है। आज मेरे लड़के ने चाय बनाने की टेक्निक जो है ऑनलाइन डाल दी, छोटा सा बच्चा है वो, वीडियो डाली अपना यूट्यूब का चैनल डाल दिया। अब वहां पर आपको पता है या नहीं पता, यूट्यूब तो बच्चे वो वहां पर कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट थोड़ी ना बैठा हो जो बोले हाँ ये सही है गलत। इस वजह से बच्चे, आपको बहुत ध्यान से बच्चे काम करने की जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन हर कंटेंट सही मिल रहा है इस बात की बच्चे आपके पास गारंटी नहीं है, क्योंकि इवन जो आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो भी गलत आते हैं बच्चे। तो बहुत ध्यान से देखना होता है। कई बार हमको लगता है अरे यार ये वाली चीज है बहुत आसान, अरे भैया आसान चीज भी कई बार दगा दे जाती है, इसलिए ध्यान से करना है। जी शौर्य बोलो। सर मतलब अगर हमें K1 की रेशियो निकालनी है तो हम इसमें हम L1 वही लेंगे ना जो उसका पोर्शन है। कैसे T1:T2 मतलब कैसे बच्चे? सर जैसे L1 रेशियो L2 है, और अगर मैं K1 इज इक्वल टू जो जो सर L1 का होगा हम उसी को यूज करेंगे, या फिर सर ये नहीं समझ आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा बच्चे, बोलो शाबाश तो मुझे। वो ना सर एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि हमने यूज क्या किया, मतलब जैसे ये जो L1 है अगर वो 3 लेते हैं तो मतलब मेरे को फॉर्मूला में डाउट आ रहा है थोड़ा, तो एक बार दोबारा समझा दो। फॉर्मूला में डाउट आ रहा है आपको? यस, बस इतनी सी बात है। यस सर, मतलब उसमें सबसे कंफ्यूजन पहले है। सबसे पहले तो ये बात बताओ, अगर मेरे पास यहां पर ये स्प्रिंग है और ये मास है, ये लेंथ आपके पास L है, L ये लेंथ है L1 और ये L2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, KL अपॉन KL L1 अपॉन L1। यहाँ पर L किसके बराबर है बच्चे बताओ शाबाश? L मतलब उसकी स्प्रिंग की लेंथ। L1 + L2 हो सकता है, L2 यस सर। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो K इंटू L1 + ऑफ L2 अपॉन L1। यस और नो? यस सर। मेरे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग आ गया जिसको मैं P और रेशो Q की रेशो में काट रहा हूँ, L1/L2। तो मैं यहाँ पर L1 को, रेशो होती है तो रेशो का तो आपको पता ही है कि उसकी रेशो आप X इंटू P मान सकते हैं। L2 को आप क्या मान सकते हो, L2 को आप क्या मान सकते हो, X इंटू Q मान सकते हो। यस और नो? यस सर। रेशो तो पता है ना छोटी क्लासेस में, वो तो Yes, समझाने yes. की जरूरत नहीं है ना। तो बता L आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, L किसके बराबर आ जाएगा, L आपके पास XP + ऑफ X। XQ इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दे, XP + ऑफ XQ डिवाइडेड बाई L1। और जो L1 है बच्चा हमारे पास वो किसके बराबर है, XP। ऊपर नीचे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, X। तो KP + ऑफ Q अपॉन P। अब आप Okay, देखो sir. क्या यही फॉर्मूला मैंने लिखा है ऊपर बच्चे, क्या Yes, मैंने sir. यही फॉर्मूला लिखा है? Yes, sir. वही फॉर्मूला, आंसर थोड़ा ना चेंज होते हैं। मैं आपको स्मार्ट बना रहा हूँ, मैं आपको स्मार्ट बना रहा हूँ, मैं आपको बना रहा हूँ होशियार, क्लेवर। यहाँ पर जिस बच्चे को क्लेवर टेक्निक पता होगी वो इस टेक्निक को छोड़ के फटाफट आंसर निकाल दे, और वो आपसे एग्जैक्टली 1 मिनट आगे होगा, और उसकी एक्यूरेसी भी होगी और स्पीड भी होगी। आपको यहाँ पर बच्चे दो चीजें चाहिए, स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप फंस जाओगे।
अगर आप एक्यूरेट के पीछे जा रहे हो, ये एक्यूरेट है लेकिन इसमें स्पीड नहीं बन पाएगी आपकी शॉर्ट। ये स्पीड भी है, एक्यूरेट है, दोनों रेशो आप ऐड करो मल्टीप्लाइड बाय के, यहाँ पर 3 है तो इसके नीचे भी 3 लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका Yes, sir. आंसर फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो फिर अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। अब आप इसको रिपीट कर लीजिए, कोई टेंशन हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अभी आपका 3 बजे टेस्ट है।